तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास के जिस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का तुम्हें था बेसब्री से इंतजार, चाहे वो जेके बोस वाले हैं चाहे वो सीबीएसई वाले हैं, दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो रहने वाली है। और प्रैक्टिस तो इस वीडियो में होगी, बट साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को छोड़ना नहीं है भूल करके भी। और लास्ट में बताएंगे कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को तो नजर लगा के जाना है। तो जैसा कि लिख रखा है, कार्बन कंपाउंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सीबीएसई जेके बोस क्लास 10th। तो क्लास 10th वालों जुड़ जाओ, क्योंकि इसको लगा डाला तो कार्बन जिंगा डाला। बढ़िया बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन रहने वाला है कुल 1 लाख रुपए के लिए। ठीक है, मिलेंगे तुम्हें 1 लाख। पहले क्वेश्चन लगाओ, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पॉसिबल। जेके बोस में भी और सीबीएसई में भी बड़ा ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले 2-3 सालों में देखो तो आइसोमर के ऊपर क्वेश्चन हमें दिखता है और पूछते हैं कि पेंटेन के बताओ, ब्यूटेन के बताओ, हेप्टेन के बताओ, कितने कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो बच्चों, पेंटेन बिलोंग करता है एल्केन से, जनरल फॉर्मूला है इसका C5H12। कितने पॉसिबल हैं, जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता ना, इन क्वेश्चंस में जो फंसते हैं, अभी उनको एक ट्रिक मिलने वाली है, तो सब वो लगा डालेंगे। बच्चों, ये है तुम्हारे लिए ट्रिक। चलिए सर, अब ये ट्रिक क्या है। तो बच्चों, मोस्टली हमने देखा है पेपर के ट्रेंड में आपको एल्केन के कितने आइसोमर्स होते हैं उस पे क्वेश्चन आता है। तो आर्यन सर के पास तुम पढ़ते हो तो तुम्हें टेंशन की क्या बात है, हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ना, ताकि हमें ये चीज भी विजिबल हो जाए, डेकेन वाला पार्ट भी। तो एल्केन के लिए तुम्हारे लिए ट्रिक लाए हैं कि ट्रिक क्या है। पहले जो हमारी ट्रिक वैलिड है वो ट्रिक लगेगी हेप्टेन तक, हेप्टेन तक ट्रिक लगेगी। और उसके बाद ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन की आप इतना तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, नहीं तो इसके लिए भी ट्रिक लाइए, तो बेटर है ट्रिक से अच्छा तुम डायरेक्ट याद कर लेना। अच्छा अब सर ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है बच्चों कि 2n-4, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, और +1, ये आपकी ट्रिक लगने लगी है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सर कैसे, तो बच्चों एक काम करते हैं, आपसे प्रोपेन का पूछा तो प्रोपेन पे ही ये लगा के देख लेते हैं। सर ट्रिक है 2n-4, तो 2 ऊपर, n की वैल्यू पेंटेन के लिए कितनी होती है 5, कितनी होती है 5, कितनी होती है 5, 5-4 + 1, ऐसा ही होगा। अच्छा 5-4 क्या हो गया 1, 2 की पावर 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 बच्चों, और हो जाएगा 3 आपका आंसर। और पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल हैं। वहीं ब्यूटेन के आप इस ट्रिक से निकालोगे तो 2 आइसोमर पॉसिबल है, ये प्रैक्टिस में आप कर सकते हो। वहीं आप हेक्सेन के निकालोगे तो इतने 5 पॉसिबल है, हेप्टेन के निकालोगे तो 9 पॉसिबल है। यहां तक तो आपको ज्यादातर पेपर में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप इस ट्रिक से निकाल दोगे। अच्छा सर ये ऊपर वाले, तो बच्चों एक में वैल्यू डाल के देख लेते हैं। प्रोपेन के केस में 2n की वैल्यू आ जाएगी प्रोपेन के लिए 3-4 + 1, ये तो माइनस में हो जाएगी, और जब माइनस में होगी तो फिर तो कुछ और ही बनेगी हमारी वैल्यू, तो तब मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो एक ही वो जो हमारा n वाला पार्ट आता है वो वाला होगा। आइसोमर आपको पता है वो होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होते हैं। अगर सारे के सारे कार्बन सीधे लगे हुए हैं तो हम उसके लिए n यूज करते हैं। अगर 3 कार्बन सीधे हैं या ज्यादा कार्बन सीधे और एक ब्रांच है तो उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं। और अगर 2 ब्रांच हमें दिख जाएंगी, और अगर हमें 2 ब्रांच दिखते हैं, यहां कर लेते हैं 1 2 3, यहां भी ब्रांच यहां भी ब्रांच, तो इसके लिए हम नियो वर्ड का यूज करते हैं। तो होगी ना इस ट्रिक से कितनी आपके लिए इजी। अच्छा नीचे वालों के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2n-4 + 2, 2n-4 + 3 और 2n-4 + 11। तो बेटर है आपको इतने मैंने याद करवा दिए हैं, आप इसके लिए 18, 35 और 75 डायरेक्ट भी याद कर लो, अदर ट्रिक से याद करना तो ट्रिक से याद कर लेना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर आइसोमर का नंबर कैसे बताएं, आप क्या स्ट्रक्चर ड्रा करते रहेंगे, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो नहीं बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। मजा आया, पहले क्वेश्चन में ही मजा आ गया होगा। ठीक है, तो अगर पहले क्वेश्चन में तुम्हें कुछ सीखने को मिला है और तुमने प्रैक्टिस करके बना के देख ली, हाँ सर आपका फॉर्मूला वैलिड है सभी केसेस के लिए, तो आगे पूरे वीडियो को एंड तक देखना है, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आपको पता है जिनका सेम क्या होगा,
जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, डिफर करते हैं 14 मास से, डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से, ऐसा है ना। तो बताओ कौन सा इसमें से होगा, आपको क्या लगता है? पहला है ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। क्या सारे सक्सीडिंग मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। बताओ ठीक है ये क्या? डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 16U। सर अभी अभी आपने बोला, ये तो सामने दिख रहा है 14U होता है, बट ये तो गलत है। C2H2 एंड C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर। C2H2 ये है हमारा इथीन, और C3H4 क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है? इस फैमिली से ही नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये तो गलत है। तो बच्चों क्या लगता है आपको? तो आंसर इसका होगा A और B जो है करेक्ट है, बिल्कुल सच बात है। सारे सक्सीडिंग मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता जाता है। 2 क्वेश्चन बच्चों तुमने लगा लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे असर्शन रीजनिंग, ठीक है। टाइम की कमी है, इस वजह से हम एग्जैक्ट ईयर मेंशन करने में थोड़ा सा रुक गए हैं, बट ये सारे क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो ये सब के सब PYQ है, सभी PYQ हमने उठाए हैं और मोस्ट रिपीटेड। अगर यहाँ 1 साल लिखा तो आप बोलोगे सर मोस्ट रिपीटेड कैसा है? ये इससे ज्यादा बार भी आ रखा है, बट टाइम की कमी के कारण हम उसे मेंशन नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारा सर गरीब है, अकेला बंदा स्लाइड्स बना रहा है, वीडियो बना रहा है ना, तो जो मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं उसका तुम फल पक्का ला के दिखाना हमें, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा तो इस मास्टर को भूल मत जाना। चलिए, असर्शन इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बात सच है? क्या लगता है तुम्हें? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 डिग्री सेल्सियस केल्विन, जिसे हम 70 डिग्री सेल्सियस अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रीज हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट में। तो हाँ भाई, बात तो ये भी सच है, बात तो ये भी सच है, बट क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। तो आंसर आएगा बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट दी एंड R एक्सप्लेन A। एक मिनट, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ ग्लेशियल लिखा हुआ है ना, तो वो इसीलिए वर्ड ग्लेशियल क्यों वर्ड यूज किया जाता है ये आपको बताना था, कि ये जो है कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है। तो बच्चों बिल्कुल सच बात है, दोनों ही ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ग्लेशियल मिस कर दिया था आपके सर ने। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सम, गिवन आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ दीज आर एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n, CnH2n, CnH2n +2 और -2, ये इनके फॉर्मूला है। ये सैचुरेटेड होता है, ये दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, पता है हमें। तो पूछा है अल्काइन से कौन बिलोंग करेगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे बच्चों। क्या थर्ड वाले में ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, तो ये तो पहले ही बार कर लो। अच्छा, अब इन 3 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या ये तीनों है? तीनों तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहे। चलो देखते हैं। हाँ भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड और बन सकता है, बिल्कुल। ये आपका आ जाएगा इथाइन। मिथाइन तो पॉसिबल ही नहीं होता, पता आपको, तो ये तो है। अच्छा, ये कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बोला लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी। एक कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया। अरे बुड़बक, क्या वो 2 और बॉन्ड बना सकता? नहीं, एक कार्बन तो सर 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाला गलत है, जल्दबाजी में इसे करके मत आइएगा। अच्छा, इसको देखो, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए और इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाला होगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है। तो मतलब 1 and 4 ठीक है, कोई ऑप्शन है? बोथ 1 and 4 था। चलिए बच्चों, मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर वही है, नैप्थलीन बॉल्स बर्न विद येलो फ्लेम एंड सूटी डिपॉजिट्स। नैप्थलीन की जो बॉल होती है ना, नैप्थलीन की बॉल, वो जो व्हाइट कलर की हम सर्दियों में कपड़ों के साथ रख देते हैं, या फिर आपको वॉश बेसिन वगैरह में रखा जाता है, जिसे हम फिनाइल की गोली भी कहते हैं, है ना। तो वो क्या होती है? सब्लिमाइज होती है। जहां हम रखेंगे डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। नैप्थलीन बॉल्स 9th क्लास में पढ़ा है। बोल रहे हैं जब ये जलेगी, अगर आप उनको जलाओ तो ये येलो फ्लेम देंगे और सूटी डिपॉजिट, सूट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। मतलब अगर किसी बर्तन के नीचे नैप्थलीन बॉल रख के आप जला रहे हो तो वो नीचे से काला हो जाएगा, है ना। तो बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन डज नैप्थलीन कंटेन, तो कौन से हाइड्रोकार्बन जो है वो नैप्थलीन में है। तो इससे रिलेटेड जो जो पूछा जा सकता है उसका आंसर हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बच्चों, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसके रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। तो सैचुरेटेड में सर हमारे आते हैं एल्केन,
एल्केन को अगर जलाया जाएगा तो उसमें इतने ज्यादा बॉन्ड नहीं है, इजिली जल जाएगा, तो वो एक क्लीन फ्लेम देगा, साफ सुथरा फ्लेम देगा। और अनसैचुरेटेड को अगर हम जलाएंगे तो वो येलो सूटी फ्लेम देगा, क्योंकि ब्लैक स्मोक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है बच्चों। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आया? हाँ सर बढ़िया है, समझ आ रहा है, ऐसी कौन सी बात है, आप पढ़ाओ और समझना है ना। अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए। नैप्थलीन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नैप्थलीन जो है ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्या? हाँ तो भाई सच बात है, नैप्थलीन जो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, नैप्थलीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और सैचुरेटेड वाले तो सर क्लीन फ्लेम देते थे, पर अनसैचुरेटेड वाले तो सूट देंगे। इसी वजह से ये, क्योंकि आप देखो क्या होगा, नैप्थलीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इज लार्ज देन दैट ऑफ सैचुरेटेड। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, अल्केन में हम ले लेते हैं 3 वाला, है ना, प्रोपेन। ये बन जाएगा। वहीं पे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं प्रोपाइन की, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे लगेगा हाइड्रोजन, नहीं लगेगा इस पे हाइड्रोजन। तो इस पे तो 1 2 3 4 है ना, तो इस पे तो सिर्फ 4 ही आए, C3H4। ठीक बना है ना? हाँ भाई ठीक है, 4 और 4, हाँ ठीक है। तो इस पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो सैचुरेटेड की बात करें, वहां पे जो है वो कार्बन की कंसंट्रेशन, अनसैचुरेटेड में कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है हाइड्रोजन के मुकाबले में। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से सम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी वजह से कुछ कार्बन के पार्टिकल अनबर्न्ड रह जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो वो अनबर्न्ड रह जाएंगे। और जब वो अनबर्न्ड रहेंगे तो इसकी वजह से जो फ्लेम हमें देखने को मिलेगा वो येलो कलर का दिखेगा, और नैप्थलीन जो है वो बर्न करेगी येलो फ्लेम से। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड। और अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और आप इसको ऑक्सीजन कम दे रहे हो, तो तब ये भी अच्छे से बर्न नहीं करेगा, और उस केस में ये भी जो सूट वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, इन द रिएक्शन CH3CH2OH से COH बन रहा है, अल्काइन KMnO4 एक्ट एज। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने केमिकल रिएक्शंस वाली आपको PDF एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, वो वीडियो पक्का देख के जाइए। और वैसे ही एक फिजिक्स की मैंने मतलब हेडशॉट करके वो वीडियो पढ़ी होगी, वो वीडियो पक्का देख के जाइएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा, उससे मिस नहीं करना। उसमें भी ये था कि CH3COH, OH ग्रुप लगा हुआ, 2 कार्बन है, ये है इथेनॉल, कन्वर्ट हो रहा है COH CH3, 2 कार्बन वाले, ये है ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे KMnO4 या K2Cr2O7 जो है यूज किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया जाता है। ये किसकी तरह काम करते हैं? तो भाई इधर ऑक्सीजन एक थी, अब ऑक्सीजन और दे दी है। ठीक है, तो ये कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अच्छा बच्चों, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? उसी रिएक्शन से मैंने, उसी वीडियो से मैंने स्लाइड उठाई है। देखो ये वाली रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन है, बढ़िया। ये वाली रिएक्शन है, ये क्या है? अल्कोहल। ये क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। KMnO4 का यूज किया जा रहा है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जा रहा है। ये चीज तो हमें पता है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिफरेंस, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो K2Cr2O7 का कलर चेंज होता है इस पूरी रिएक्शन में। पहले ये होता है ऑरेंज कलर का, और फिर आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों जो आपको याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि KMnO4 पहले होता है पर्पल कलर का, रिएक्शन से पहले होता है पर्पल कलर का। आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस। आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस। बढ़िया बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कार्बन कंपाउंड्स आपने बताने, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपने बतानी है कौन सी है। लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का CBSE में देखने को मिला है, हो सकता है JK बोस वालों को इस बार दिख जाए। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी बच्चों हमें पता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। कार्बन एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट के अलावा बाकी जितने इसकी चीजें बनेंगी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। तो पहली तो है गलत। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल है सही। और हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नहीं बच्चों, इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनती है। तो हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा और चौथा ठीक, दूसरा और चौथा ठीक। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर होंगे विद वीक फोर्सेस। चलिए बच्चों, असर्शन रीजनिंग। अरे सर मजा आ रहा है।
हाँ सर, ये होती है ना बात, ऐसा कंटेंट लाया करो सर, है ना। ऐसे बोल रहे हो। बच्चों, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जब तक तुम्हारा लास्ट एग्जाम होता तब तक इस चैनल पे जो कुछ आ रहा है वो तुम पक्का देखो, उससे बाहर पूरी कोशिश की जाएगी कि कुछ ना आए, और आएगा भी नहीं। इतना चलो श्योरिटी दे देते हैं कि 95% जो है यहीं से दिखेगा। ठीक है, हाँ वर्डिंग अलग हो सकती है, बस उतना चेंज होगा। एस्टरिफिकेशन प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल उसे क्या कहते हैं, ईस्टर। ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ एसिड सर सोप, ईस्टर रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ईस्टर जब अल्कलाइन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, बताओ, जब अल्कलाइन चीजों से रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो अल्कलाइन जब ईस्टर से रिएक्ट करेगा तो तब हम बोलेंगे कि सोप बन रहा है। इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। तो बताओ, पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है ना, बट एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो इसलिए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जो है वो आपने देख के जानी है। देखो, ये हमारे पास है ईस्टर, CO, इधर भी मिथाइल, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप, साथ में हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमारा सोडियम लग जाएगा और बाकी चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, यूजेस वगैरह इसकी वो रिएक्शन में सब करवाया, तो इधर हम टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपने वीडियो देख के जानी है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दी सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है बताओ जी, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ईस्टर या फिर एल्डिहाइड? तो आंसर है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट पूछा ना, हाँ। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म टू प्रोडक्ट। इथेनॉल जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम जब, इथेनॉल मतलब शराब, अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर जब हम सोडियम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुन्ना निकलेगी। हाइड्रोजन गैस के ऊपर तुम ऐसे माचिस जलाओगे तो ठा ठा करके साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बर्न विद पॉपअप साउंड, है ना। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपके पास लिक्विड है ट्रांसपेरेंट कलर का, वो क्या है, इथेनॉल है। तो इसमें सोडियम इथो ऑक्साइड बनता है, सोडियम इथो ऑक्साइड बनता है। ये वाली रिएक्शन भी देखो, वहीं से वही स्लाइड लगाई मैंने, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास था इथेनॉल रिएक्ट किया सोडियम के साथ, सोडियम इथो ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मजा आ गया सर, मजा आ गया। वो हमने वीडियो पढ़ी थी, इसी वजह से आज इस पे क्वेश्चन दे पा रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे तो इसका मतलब वो वीडियो तुम नहीं देख के आए। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन से अनसैचुरेटेड हैं, आइडेंटिफाई करो, बताओ। अनसैचुरेटेड, प्रोपेन, एन लगा हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड वाला, इन डबल बॉन्ड वाला, आइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, एन सिंगल बॉन्ड वाला, ये तो होंगे सैचुरेटेड, ये दोनों हो गए अनसैचुरेटेड, प्रोपीन और प्रोपाइन, प्रोपीन और प्रोपाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचे। व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वेसल बिकम ब्लैक एंड, व्हाट डज इट इंडिकेट? जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो और नीचे से आपका जो पतीला या कोई भी आपने टम्बलर रखा है, जो भी चीज रखी है, उस वो नीचे से काला हो गया, है ना, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो रही, ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, या फिर जो चीज यूज कर रहे हैं वो अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन आप कह सकते हैं, सूट डिपॉजिट उसी का रिजल्ट होता है। चलिए, विच फंक्शनल ग्रुप कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म अल्कोहल? कार्बन के साथ कंबाइन करके कौन सा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल बनाता है? अल्कोहल के लिए मुन्ना फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, बाकी भी बता देता हूं आपको। एल्डिहाइड के लिए होता है मुन्ना CHO। मतलब कैसे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इधर H और इधर एक बॉन्ड फ्री। ठीक है, उसके बाद कीटोन के लिए होता है CO, और फिर आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मुन्ना होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, COOH। चलिए, तो OH, चलिए आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? भाई इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाया जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जा रहा है, वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इसलिए जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ऑक्सीजन एक थी बट यहाँ ऑक्सीजन 2 होगी, तो मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई, और यहाँ पे हाइड्रोजन थे 6 और यहाँ हाइड्रोजन रह गए हैं 4, तो हाइड्रोजन लॉस हुई। तो हाइड्रोजन का लॉस होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन। ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन।
व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन? होमोलोगस सीरीज में थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन क्या होगा? होमोलोगस सीरीज इनका सेम केमिकल जनरल फॉर्मूला होगा। एल्काइन का होता है सर CnH2n-2। ठीक है, तो आपसे पूछा थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज का, आप बताओ क्या होगा? तो अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है, आंसर इसका खुद ही निकाल लो, बताओ। चलो नहीं दिया इधर, चलो अच्छी बात है। क्या दिया आपने आंसर? अच्छा चलो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, बिल्कुल इजी है। देखो आपको पता होना चाहिए एल्काइन में थर्ड मेंबर कौन सा होता है, वो सोच के आपने बताना है। बिल्कुल इजी भी नहीं है ये, क्योंकि एल्काइन में पहला मेंबर का तो कुछ मसला भी है ना, वो तो होता नहीं है शायद। चलो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज आपसे पूछा है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर तुम लोगों ने देना है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन और ब्यूटानन और साथ में हेक्सानल। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों अगर आपको नहीं आते स्ट्रक्चर बनाना, तो आप सबसे पहले आप इथ वाला आप इथेन बना लीजिए। इथेन तो आपको बन ही जाएगा C2H 4 + 2 6, ये होता है इसका फॉर्मूला। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बट इथेनोइक एसिड है तो COOH लगेगा। तो मतलब कि एक कार्बन में कुछ एडिटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं HCHH, इस कार्बन पे मैं लगा लेता हूँ डबल बॉन्ड से O, और यहां लगा देता हूँ सिंगल बॉन्ड से OH, COOH, और पीछे वो चीज रहेगी। तो आपको बोला स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर ये होगा। आपको बोल देते फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे CH3COOH। समझे मुन्ना? समझ गए? बढ़िया। पहला स्ट्रक्चर हो गया सर, मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ब्रोमोपेंटेन, तो बच्चों पहले पेंटेन बनाओ। पेंटेन C5H12, यही होता है। कार्बन 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 कार्बन, ब्रोमो मतलब कि ब्रोमीन लगाना है हमें एक हाइड्रोजन को हटा के। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ब्रोमीन बन गया बच्चों इसका स्ट्रक्चर। ब्यूटानन बनाना है। ब्यूटानन मतलब कि बिलोंग करता है ONE1 मतलब कीटोन, किससे बिलोंग करता है? कीटोन से। ब्यूटानन मतलब 4 कार्बन वाला। तो बच्चों जिनको मुश्किल होती है वो सबसे पहले 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर सोचेंगे, पेंसिल से बना लीजिएगा पेपर में। फिर आप सोचोगे ONE1 कीटोन, कीटोन के लिए भाई साहब CO। कैसे CO? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा होगा, इधर एक अल्काइल ग्रुप इधर एक अल्काइल ग्रुप। तो मैं कर लेता हूं इस वाले C पे एडजस्टमेंट। कार्बन C डबल बॉन्ड O, इधर एक सिंगल बॉन्ड ही आएगा CHHH, ये आपका बन गया ब्यूटानन का स्ट्रक्चर। अब इधर में देखो तो ये क्या है? C2H5 इथाइल ग्रुप, और ये क्या है? मिथाइल ग्रुप CH3। इतना समझ आया? हाँ सर मस्त समझ आया, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। डायरेक्ट आता तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता हमें उन्हें भी लेके चलना है। हेक्सानल का स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में लगता है CHO। हेक्सा मतलब 6, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। लास्ट वाले कार्बन में मैं लगा देता हूँ, एल्डिहाइड में CHO लगता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बाकी बच्चों H 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 सर ये क्या कर रहे हो? बच्चों ये 4 स्ट्रक्चर आपके बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसी के लिए स्पेस छोड़ी थी, सब इधर ही कर दिया, क्या बनेगा मेरा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन यूज फॉर वेल्डिंग एंड नॉट इथाइन एंड एयर? ऑक्सीजन और इथाइन, इथाइन बच्चों अल्काइल इथाइन है ये। तो इथाइन का जन्म आइन वालों का होता है CnH2n-2, 2 C2H2 × 2 0 उधर 2 C2H2। बोले इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर
और इथाइन और एयर का मिक्सचर क्यों यूज किया जाता है, मतलब इथाइन और ऑक्सीजन का क्यों यूज किया जाता है वेल्डिंग के टाइम पे, वेल्डिंग के टाइम पे इसका क्यों नहीं यूज किया जाता? आंसर ये आपके सामने है। अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन is used for welding because it allow for complete combustion। ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है तो कंप्लीट कंबशन होगी, जो हमारा फ्यूल है वो क्लीन होगा, बड़ा हॉट फ्लेम प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर जो है वो बड़ा बढ़ जाएगा, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वेल्डिंग करते समय वो उसे पिघाल देगा, मेटल को मेल्ट कर देगा। वहीं पे अगर हम एयर को यूज करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन होती, लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। एयर में और भी है ना, क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह भी उसमें प्रेजेंट है, एयर में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, इसकी वजह से कूल रहती रिएक्शन, उतना ज्यादा मेटल को मेल्ट नहीं कर पाता, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते और वेल्डिंग नहीं हो पाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्किप किया होगा आपने पक्का, कुछ बच्चों ने किया होगा, जिन्होंने स्किप किया वो इसे देखेंगे। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड? बोल रहे हैं दो प्रॉपर्टी बताओ कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन की हमें ये 3-4 प्रॉपर्टीज जो पता होती हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी आप बता दोगे, टू प्रॉपर्टी पूछी आप ये बता दोगे। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो बच्चों, कार्बन बहुत सारे कार्बन एटम के साथ जुड़ जुड़ के बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। ये ब्रांच भी बनाता है, बिल्कुल लीनियर भी बनाता है, और ऐसे रिंग वाली भी बनाता है। रिंग वाली भी आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? ऐसी अगर 6 कार्बन की रिंग होगी, अल्टरनेट पे हम क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन हर जगह प्लेस कर देंगे, तो ये है बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और टेट्रावैलेंसी क्या होती है कि कार्बन जो बबुआ, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसकी वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसकी वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट करना और इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे इथेनॉल है, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये दो जो रिएक्शंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करके जानी है। यहाँ पे आंसर दिया भी हुआ है हमारे पास। अगर ये यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमारे पास इथेनॉल है, यहाँ भी हमारे पास इथेनॉल है ना, OH लगा हुआ है, 2 कार्बन वाला इथेनॉल। अगर मैं उस पे इतने टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूं तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ये रिएक्शन भी सर आपने करा रखी है। हाइड्रोजन जो हमारा डिहाइड्रेशन मतलब पानी का लॉस हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा इथेन, ठीक है। और अगर हमारे पास ये वाली रिएक्शन तो कितनी बार कर लिया, हमारे पास इथेनॉल है, उसमें KMnO4 या K2Cr2O7 डालो, ऑक्सीडेशन होके ये बना देगा इथेनोइक एसिड। बढ़िया बच्चों, समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 है, व्हाई आर कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री चार्ज नहीं होता, आयंस जो है ये नहीं बनाते, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड दस डू नॉट फॉर्म आयंस। चलिए, व्हाई डज कार्बन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव? ऐसा कार्बन क्यों नहीं करता? तो बच्चों बताओ, कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, नेक्स्ट पेज पे ही आंसर के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ो। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, KLMN, पहले में 2 दूसरे में 4। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इन दोनों में से कोई भी काम नहीं ये करता। ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर वहीं पे ये लूज या गेन करता तो वो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, जो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। चलिए, बोले कार्बन नाइदर लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो वो लूज कर सकता है ना वो गेन कर सकता है, बिकॉज दोनों प्रोसेस में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, जो इसके लिए अनफेवरेबल है। अगर सोचो वो 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन लिमिटेड है, तो वो उस पर उतनी चार्ज नहीं लगा पाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींच के नहीं रख पाएगा, ठीक है। और अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो लूज करने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी वो नहीं दे पाएगा। इसी वजह से कार्बन ना लूज करता है ना गेन करता है, ये म्यूचुअली शेयर करता है। ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ। तो बच्चों, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। ब्यूटेन C4H10, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वेरी गुड। एक तो ये बन सकता है, और हमें पता है ब्रांचिंग करने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन सीधे होने चाहिए, उसके बाद ब्रांचिंग होगी। तो ब्रांचिंग यहाँ पे कर लो, कार्बन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे 3 लगेंगे हाइड्रोजन, इस वाले के 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं तो इधर एक ही लगेगा और इस पे 3 लगेंगे। ये हो जाएगा हमारा N मतलब नॉर्मल वाला ब्यूटेन, और ये हो जाएगा हमारा आइसो वाला ब्यूटेन। और अब इसका तीसरा स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकता डबल ब्रांच वाला, तो वो बनेगा पेंटेन में। और पेंटेन के आपको मैंने ट्रिक बता दिया, 3 बनते हैं, अगर उस ट्रिक से आप जाओगे तो तीसरा जो है उसमें डबल ब्रांचिंग होगी, है ना, ऐसे वाला, इधर भी ब्रांच इधर भी ब्रांच, ऐसे करके पेंटेन का वो बनता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन, जो कि ब्यूटेन के केस में पॉसिबल नहीं है, तो इसके 2 ही बन सकते हैं। चलिए बच्चों, राइट द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। इथेनॉल सोडियम के साथ बच्चों, इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ, इथेनॉल के अंदर सोडियम डालोगे तो क्या होगा? वही सोडियम इथोनेट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको रहने देते। चलो एक क्वेश्चन तो कम हुआ। व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, दस लेस एनर्जी चाहिए इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कौन सी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? ग्रेफाइट में पढ़ा है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोवेलेंट बॉन्ड भी इतने कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होते। व्हाट हैपन व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज एडेड टू वार्म इथेनॉल? इथेनॉल के अंदर आप डालेंगे KMnO4। देखो इससे कितनी बार क्वेश्चन आया घुमा फिरा के, तो भाई ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी और इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। Why are detergent preferred over soap in hard water? डिटर्जेंट को क्यों प्रेफर किया जाता है सोप? क्योंकि सोप को अगर आप डालोगे हार्ड वाटर के अंदर तो उसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे उनसे वो रिएक्ट करके बना देगा स्कम। सर ये स्कम क्या है? तो बच्चों स्कम ये होता है इस तरीके का, है ना, जो सॉल्युबल नहीं होता, इस तरीके का ऊपर चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम विद Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव। ये जो होंगे हार्ड वाटर के अंदर आयन होते हैं। हार्ड वाटर वो वाटर है जिसके अंदर ये मिनरल ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट वाटर के अंदर ऐसे भी कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होते। हार्ड वाटर आपके घर में जो टैप वाटर आ रहा है, जो ग्राउंड वाटर है, ये सब हार्ड वाटर है, ठीक है। बट जो रिवर वाटर है वो कैसा वाटर है? सॉफ्ट वाटर। हाँ सर, इसी का तो इंतजार था। जेके बोस वालों कान खोल लो, और CBSE वालों तुम लोगों ने तो अभी तक ये पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो बहुत बड़े बेवकूफी कर रहे हो। इसको देख के जाओ, एग्जाम वाले दिन नजर लगा जाना, पक्का आएगा। इन्हीं में से, इन्हीं 5 में से कुछ देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी बात है जेके बोस और CBSE वालों के लिए। ये 5 क्वेश्चन तुमने देख के जाने हैं। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड और होमोलोगस सीरीज क्या होती है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। लाइट जाने वाली है, मतलब जा चुकी है, और ये कभी भी बंद हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये जल्दी बोला। स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज देख के जानी है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देख के जाना है, ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर देख के जाना है, एस्टरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्ट रिपीटेड, एस्टरिफिकेशन मोस्ट रिपीटेड। चलिए बच्चों,